स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं प्रशांत कटारे और लोकसभा चुनाव 2024 के साथ चुनाव एक्सप्रेस का आगाज होने जा रहा है महाकौशल की इस धरती से, यानी जबलपुर शहर में है इस वक्त हम। और जबलपुर शहर का ये भंवरताल गार्डन है और जबलपुर का अगर हम जिक्र कर लें तो महाकौशल की सियासत का केंद्र कहा जाता है जबलपुर को। और यहां से बहुत सारे समीकरण तय होते हैं, न केवल महाकौशल के बल्कि मध्य प्रदेश के, बल्कि देश की सियासत में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान महाकौशल का उस जबलपुर शहर का। तो हम न केवल लोकल इश्यूज पर बात करेंगे बल्कि बात होगी, चूंकि बात लोकसभा चुनाव की है तो देश के मुद्दों पर भी बात होगी, यूसीसी पर भी बात करेंगे, धारा 370 पर भी बात करेंगे, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जो कांग्रेस उठा रही है, जिन पर घेरने की कोशिश कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर रही है। लगातार जो दावे वादे हो रहे हैं उनकी चर्चा भी होगी और साथ ही उन मुद्दों पर भी जिन मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने की तैयारी। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं आपका, हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त इस चर्चा में जुड़े हैं, हमारे साथ राजेश मिश्रा जी हैं। बहुत स्वागत है राजेश मिश्रा जी, नगर उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अयोध्या तिवारी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ मनीष शर्मा जी जुड़े हैं, समाज सेवी हैं मनीष शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जनता जनार्दन भी होगी, जनता जनार्दन के पास भी हम जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे आखिर कौन से मुद्दे हैं वो जो चाहते हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए लोकसभा चुनाव पर, जिन पर बात होनी चाहिए। एक एक इशू इनके होंगे, मुद्दे इनके होंगे और जवाब नेताजी का होगा, ये चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले नेताजी के पास जाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले राजेश मिश्रा जी, आखिर लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर आप लोग जा रहे हैं चुनाव में? दूसरा, दावे और वादों पर सवाल जरूर उठ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये भारत की जनता ने श्री मोदी जी पर रखा है और हम इसी मुद्दे पर जा रहे हैं कि सबके प्रयास से भारत आगे बढ़ने वाला है। और आप देखिए पूरे भारत के अंदर विकास हो रहा है और ये विकसित 2047 का जो लक्ष्य हमने रखा है, विकसित भारत, हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं जी। लेकिन बीजेपी कांग्रेस कहती है ये विकास तो केवल कागजों पर है, ये विकास केवल टेलीविजन पर दिखता है। विकास पहले कागजों पे होता था, अब कागजों पर नहीं, अब धरातल पे है जी। ठीक बात है। मैं कांग्रेस के नुमाइंदे के पास जाऊं। सर, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस इस बार उठाने जा रही है इस लोकसभा चुनाव में, या उठा रही है अभी? देखिए, 28 साल से जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हैं जी। ये मुझे बताएं कि इस 28 सालों में जबलपुर को इन्होंने दिया क्या है। जबलपुर जिस सुविधाओं का, जिस व्यवस्थाओं का, जिस विकास का जी जो चाह रहा था जबलपुर को लेकर, वो कतई नहीं हो पाए हैं। जबलपुर की स्थिति बिल्कुल इतनी इन्होंने खस्ताहाल कर दी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप इंदौर, भोपाल और उज्जैन की कल्पना तो छोड़िए, जबलपुर इतनी बुरी स्थिति में है कि हम रीवा से तुलना करने की स्थिति में नहीं रह गए जी। बातें ये बहुत बड़ी बड़ी कर लें, दिखावे बहुत बड़ी बड़ी कर लें ये, और आ रहा हूँ राजेश जी, आ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जबलपुर के इनके जनप्रतिनिधि जो हैं वो शून्य है, रीवा की गुणगान गा रहे हैं। मतलब जबलपुर का जो नुमाइंदा चुना जा रहा था पिछले 28 साल में वो अक्षम था, इसलिए रीवा के गुणगान गा रहे हैं। नहीं, बीजेपी कहती है पहले भोपाल और जबलपुर के बीच का सफर कई घंटों का होता था, 5 घंटे हो गए। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मैं पूछूंगा इनसे कि जो नेशनल NHAI पे अभी डेप्ट कितना हो गया है आज 2023 तक का, मैं पूछूंगा कि क्या स्थिति हो गई अभी धीरे धीरे माहौल आने दीजिए। और रही बात सड़कों की, मैं सड़कों पे लाकर इनको खड़ा करूंगा, आप देखिएगा। राजेश जी प्रतिदिन 30 किलोमीटर, कहाँ 4 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनते थे, आज 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हाईवे बन रहे हैं। जिस तेजी से समृद्धि एक्सप्रेस मार्ग देख लीजिए जाके, 6 घंटे के अंदर नागपुर से लेकर पुणे पहुंच जाता आदमी। पहले पूरे 6 दिन लग जाते थे, गड्ढों में सड़कें होती थी। आपके दिग्विजय सिंह की हाल मालूम है आप सबको, पूरा प्रदेश डूब क्षेत्र घोषित था, झुमरू तलैया लगता था। और आज हजारों करोड़ के कर्ज में मध्य प्रदेश था जी। लाइटें नहीं आती थी, गड्ढों में सड़कें लोग ढूंढते थे, ये हाल पूरे मध्य प्रदेश का था जी। और आज 20-25 वर्षों के अंदर आज मध्य प्रदेश विकसित बन रहा है। बिल्कुल काउंटर आप कह रहे थे। दूसरा, भाई ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं बल्कि देश की बात है, देश दौड़ रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जी 2022-23 का डाटा है, 3,97,000 करोड़ का कर्जा है। 14 गुना 2014-15 2014-15
14 गुना 3,97,000 करोड़ का है। दूसरी बात 2028 तक ये जो आंकड़ा है ये 50,000 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश और उसके समीपस्थ राज्यों तक हो जाएगा। जो आरोप आप लगा रहे हैं अर्थशास्त्री इसको बेहतर तरीके से समझाएंगे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, आकार बड़ा होता है, तो उस लिहाज से संभव है कि कर्ज का आकार भी बड़ा हो जाए। लेकिन मनीष तिवारी जी थोड़ा सा बताइएगा, आखिर महाकौशल में है क्या, चल क्या रहा है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि महाकौशल क्षेत्र अगर हम मालवा यानी इंदौर और भोपाल की तुलना में कंपैरिजन करें तो बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि आज से 68 साल पहले 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय जबलपुर को राजधानी बनाने की बात की गई थी, लेकिन नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी के चलते वो नहीं बनाई गई। लेकिन अगर दोनों से तुलना करें तो बहुत पिछड़ा हुआ है। बड़े बड़े यहाँ पर ना तो IIM है, ना IITs है, और ना बड़े ऐसे इंडस्ट्रीज या बड़ी कंपनी लाई गई जैसे इंदौर भोपाल में लाई गई। तो ये बड़ा एक अनदेखी की जा रही है इस क्षेत्र की। तो मैं तो बहुत दुखी हूँ इस बात को लेकर कि दोनों पार्टियों का लंबा शासन हो चुका है, लेकिन जनता के हित में आज तक बड़े इंडस्ट्रीज, बड़ी IITs, IIM और इसके बाद एम्स वगैरह नहीं खोल पाए। ये इनकी बहुत बड़ी कमी रही है। जी चलिए, बड़ी बात आपने कही है। जी ठीक है। जयंत वर्मा जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जयंत वर्मा जी के पास आऊंगा। जयंत वर्मा जी थोड़ा सा बताइएगा, आखिर इश्यूज वाकई लोकसभा में बड़े मुद्दों पर बात हो रही है, केंद्रीय मुद्दों पर बात हो रही है, लोकल इशू पर? जी जो पूरी की पूरी जो बात है जी, देखिए जी सुन लीजिएगा जरा। जी देखिए, लोकसभा का जी देखिए सुनिएगा, आपके पास भी आऊंगा। जी, लोकसभा का जो चुनाव है ये उन विषयों के लिए जो पार्लियामेंट से संबंधित हैं, मतलब केंद्रीय विषय, बिल्कुल, और स्थानीय विषय जो हैं वो तो नगर पालिकाओं के हैं। पर यहाँ पे लोग इतने कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग जो स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं, जबकि उससे मतलब नहीं है। असली मुद्दे जैसे IPC CRPC का अमेंडमेंट किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो उनने किया, तो उसको सामने रखो कि भाई 150 साल से जो गुलामी के कानून थे उनको हमने बदला है। तो ये सब बातें आपको लिखना चाहिए, तो वो स्थानीय बातों पे बातें हो रही। तो मुझे लगता है कि अभी तो मीडिया का काम है कि वो लोगों को एजुकेट करें कि किन विषयों पे असली में इसमें चर्चा होनी चाहिए, और यदि उन विषयों पे नहीं होगी तो फिर ये होता है कि जैसे अब यहाँ एयरपोर्ट तो बन गया पर हवाई जहाज नहीं है। जी जी ये बड़ी बात आपने कही है। बड़ा इशू एक लोकल का, राजेश मिश्रा जी, एयरपोर्ट बन गया लेकिन फ्लाइट्स का इंटरनेशनल कनेक्शन कब मिलेगा? 500 करोड़ का जब एयरपोर्ट बना है तो मैं समझता हूँ कि इतने तो हम मूर्ख नहीं कि फ्लाइट नहीं आएंगी। इसके पहले भी हमारे जो लोकप्रिय सांसद थे राकेश सिंह जी थे, उन्होंने पूरी फ्लाइट जबलपुर महानगर को दी। जबलपुर से पुणे दी, जबलपुर से दिल्ली, जबलपुर से बेंगलोर, जबलपुर से कलकत्ता, कितनी फ्लाइट इस जबलपुर महानगर को मिली। और स्टेट के चार्टर्ड प्लेन भी प्रारंभ किए गए, जबलपुर से भोपाल, जबलपुर से ग्वालियर, जबलपुर से रीवा, जबलपुर से इलाहाबाद, मतलब ये स्टेट लेवल पे भी किए। और उसके बाद हमने पूरे प्रदेश के लिए यहाँ से, और अभी भी कल घोषणा हुई है कि जबलपुर महानगर को नई फ्लाइटें मिलने जा रही हैं। बिल्कुल। चलिए, फ्लाइट की बात ही हो रही तो इसी पे अगला सवाल होगा। भाई, बीजेपी सरकार कहती है चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करता है। अब हवाई सफर के लिए व्यवस्थाएं भी तो हो जबलपुर में। 450 करोड़ का इन्होंने एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया। ना जबलपुर से बेंगलोर फ्लाइट, ना जबलपुर से चेन्नई फ्लाइट, ना जबलपुर से हैदराबाद फ्लाइट, ना जबलपुर से मुंबई फ्लाइट, ना जबलपुर से कोलकाता फ्लाइट। एक समय, अरे भाई थोड़ा इंतजार करिए ना। इंतजार की समय से 28 साल से इंतजार कर रहे हैं हम 28 साल से इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए। ठीक है जी, आप बताइए कि ये 28 साल और कितना इंतजार कर लें? और कितना? 28 साल कम, 6 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई। ठीक है, 6 पंचवर्षीय से सांसद हैं, हाथ की लाइट शून्य है। ठीक है, मैं जयंत वर्मा जी के पास जाऊंगा। जयंत वर्मा जी, वाकई देखिए, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है तो थोड़ा वक्त इंतजार या थोड़ा वक्त वो तो है, पर जैसे रेल चल रही है, पहले सीनियर सिटीजन्स के लिए कंसेशन था, वो कंसेशन खत्म कर दिया गया है। वंदे भारत चला रहे हैं, उसको सवारी नहीं मिल रही है, और जनरल बोगी में लोगों को बैठने को जगह नहीं है। तो बहुत सारी ट्रेन जो बंद हो गई थी वो भी अभी चालू किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस समय इन विषयों पे ज्यादा चर्चा होनी। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है। कुछ और इश्यूज में आपके पास आऊंगा उपाध्याय जी। दरअसल जी अयोध्या जी, अभी गृह मंत्री अमित शाह जी अभी
महाकौशल में थे, वो कह रहे भाई आदिवासियों को तो कभी पोजीशन पर पहुंचाया नहीं कांग्रेस ने 70 साल में, हमने राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति को बनाया, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। राष्ट्रपति तो बनाया, आदिवासी को राष्ट्रपति तो बनाया, पर राम मंदिर का भव्य लोकार्पण किया तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जी। जी ये 5वीं पंचवर्षीय है मध्य प्रदेश में जी। आदिवासी एनसीआरबी के डाटा आप देखिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के, हाशिए पे चला गया आदिवासी, न नौकरियां मिल रही हैं, जल जंगल जमीन से तक वंचित है, पानी का बड़ा आरोप आपने लगा दिया राजेश मिश्रा जी, जल जंगल जमीन से दूर हो गया। दूसरा ये कि भाई आप तो उनका अपमान कर रहे हैं। कोई अपमान इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर आदिवासियों का नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसके पहले इस प्रदेश के अंदर, इस जबलपुर के अंदर जितनी भी जो लोकल स्तर पर फैक्ट्रियां थी, आप उनका हाल अभी अगर बैठे हैं मनीष जी, इनसे पूछिए, सब बंद हो गई थी। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर आई और सबको सुविधाएं मिली, सबको व्यावसायिक स्तर पर जोड़ा, यहाँ बहुत सारे व्यवसायी बैठे हुए हैं, ये रिछाई की फैक्ट्री है, आधार काल की फैक्ट्रियां, 10-10 फैक्ट्रियां चालू थी, पूरी 100 की 100 फैक्ट्रियां हमने चालू करवाई हैं। हमने तेजी से यहाँ के युवाओं को रोजगार भी दिया है। और रही आदिवासी मत, इनने क्या किया, जिसको हम जो हमारे देश के में राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू जी बनी, इन्होंने उसका भी विरोध किया। ये आदिवासियों का विरोध करते हैं, ये अनुसूचित जाति का विरोध करते हैं, ये किसके सके, ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति आगे बढ़ती है। आदिवासी पे पेशाब भारतीय जनता पार्टी के नेता करें और तुष्टीकरण के आरोप हम पे लगाएं। जी अब ये बड़ी बात आ गई, देखिए बड़ा मुद्दा आ गया है। देखिए जी, कोई भी गलत आदमी जी गलत छत्र को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। और ये जो कर्म, अगर इनकी पार्टी ने, किसी ने ऐसा किया नहीं होगा कभी। अगर हमारे आदमी ने किया तो उसको तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया गया है और उसे सरेआम माफी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके घर जाकर उसके पैर धोकर माफी मांगी है। इससे बड़ा ये तो जीवन में आज तक माफी भी नहीं मांगी किसी कर्म के लिए। हम जिस चीज के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम देश का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। इनको तो हर चीज में खामियां नजर आती है। हर बिल्कुल ठीक है जल्दी, बहुत कम शब्दों में, फिर मैं जनता के बीच जाऊंगा। इनका ये कहना है कि आदमी की पहले सरेआम बेइज्जती कर दो, उसको अपनी नजरों में गिरा दो, उसकी परिवार की नजरों में गिरा दो और उसके बाद माफी मांग लो। ये तो वही हो गया कि हत्या करके 302 से बरी कर दो। ये कौन सी बात हो गई? चलिए ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, अब लोगों के बीच भी हम जाएंगे और बात भी करेंगे, आखिर उनके इश्यूज क्या हैं, जनता क्या चाहती, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। भैया देखिए, जैसे तो मैं अपने साथी मित्र की बात का जवाब देना चाहूंगा कि ये जो तुच्छ हरकत है, ये किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, वो ये बिल्कुल नहीं करता। और जो भी यह कृत्य करता है वो निश्चित रूप से गिरी मानसिकता का आदमी होता है और उसको इमीडिएटली पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, उसको बाहर कर दिया गया। एक पर्टिकुलर, आप सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उसमें कोई कार्यकर्ता करता है तो क्या करेंगे? देखिए, मैं बड़ी जवाबदारी पूर्ण जवाब दूंगा कि जबलपुर एक महानगर को हम ग्रामीण क्षेत्र के रूप में दिखते थे, ये एक बड़ा गाँव गिना जाता था। माननीय सांसद जी जो आज हमारे PWD मिनिस्टर भी हैं, इनके प्रयासों से ही ये एयरपोर्ट जो है इसको बना पाए हैं। और आप देखिए, जो देखिए, एक मिनट, इनको नॉलेज में नहीं है, मैं एयरपोर्ट में हूं इसलिए बता सकता हूं, मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में रहा हूं। जो भी फ्लाइट्स चालू होती है वो निजी कंपनियां जो होती हैं वो अपने टैरिफ और अपनी अवेलेबिलिटी और पैसेंजर के जो होता है अपना ट्रांजेक्शन, उस पर बात करती है। तो ऐसी कई एजेंसियां आके वापस चली गई हैं हमारे प्रयासों से, जिनको ट्रैफिक में मिलने का कारण बंद हुआ है। और मैं इनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगले 15 दिन में जो इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है, बिल्कुल ठीक बात है और अच्छी बात है। अगर जल्दी अगर ट्रैफिक बढ़ता है जबलपुर एयरपोर्ट पर, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या इशू है? सम्माननीय जो भाई राकेश सिंह जी की बात कर रहे थे, आज जो PWD मंत्री हैं, आज जबलपुर का दुर्भाग्य है कि 8 महीने पहले सांसद छोड़कर वो विधायक की सीट में दौड़ में है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। और नहीं, ये दुर्भाग्य कैसे जी? आज जबलपुर का दुर्भाग्य, आज जबलपुर में सांसद ही नहीं है। आज जबलपुर में सांसद कोई नहीं है, जिसने जनता ने, जबलपुर की जनता ने विश्वास जताया था कि सांसद बनाया था आज। और आज देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। बैठ। मैं राष्ट्रीय मुद्दे पे जाना चाहता हूँ।
कि अभी हमारे बीजेपी के नेताओं ने कहा कि देश में बीजेपी ने चारों ओर विकास किया। हाँ। आज जबलपुर क्षेत्र में बैठे देश की 39 फैक्ट्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने कारपोरेट कर दिया। जिस समय जबलपुर में 60,000 कर्मचारी करते रहे काम, आज 6,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। दूसरा बात, रेलवे को नहीं, अभी साहब कह रहे हैं 100 नई फैक्ट्रियां खुली हैं। एक मिनट, नहीं, ये काम नहीं करते रहे। हाँ बोलिए भैया, जैसा भैया बोल रहे थे कितनी 100 फैक्ट्री खुल गई। आज जबलपुर के लोगों पर रोजगार नहीं है। जबलपुर का बच्चा शिक्षित होने के लिए फैक्ट्रियों से ज्यादा बीजेपी के कार्यालय खुले। चलिए ठीक है। और बहुत सारी बातें आई, महिला सुरक्षा पर भी हम बात करेंगे। क्या है जबलपुर की और महाकौशल की स्थिति? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जो आदिवासी महिलाओं को लेके बात हुई है, आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति का दर्जा तो दिया, लेकिन आदि शक्ति जिसकी पूजा की जाती है, प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं और वही आदि शक्ति राष्ट्रपति महिला, उसको बैठा कर रखा है। रही बात महिलाओं की बात तो बीजेपी के लोगों सबसे ज्यादा अत्याचार बलात्कार के लोगों में अव्वल जो मंत्री है, जो नेता है, वही लोग हैं। आधार क्या? देखिए, आरोप लगाएं, आरोप अगर लगाएं तो फिर आधार भी होना चाहिए, हमारे पास सबूत भी होना चाहिए। हुआ कितना अत्याचार हुआ मंत्री का ना, वो मंत्री। चलिए ठीक है। मैं और बीच में जाऊंगा। जी जल्दी। इन लोग मुद्दे से भटका रहे हैं। जबलपुर शहर के मुद्दे की बात चल रही थी, कहीं ये मूठ की बात कर रहे हैं, कहीं उधर की बात कर रहे हैं। ये गुंडे तत्व की एक जमात है। यहाँ पे लोकल मुद्दे पे बात होना चाहिए, जिसमें बात चल रही थी जो जबलपुर शहर के मुद्दे पे। ये लोग भीमित करने का काम कर रहे हैं, जनता को भी और हम लोग को भी। चलिए बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई। देखिए, जनता के व्यूज भी आपको निकलकर जरूर सामने आए होंगे। अयोध्या जी, एक और मसला फिर, चूंकि लोकसभा चुनाव तो भाई राष्ट्रीय मुद्दों पर बात जरूर होगी। आज फिर मैं एक बयान का जिक्र करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह साहब आए हैं, वो कह रहे हैं भाई एक इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन, वो कह रहे हैं कि भाई आप तो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हुए, हमारा विजन देश का है। कौन बच्चों को सेट कर रहे हैं? पंकज सिंह किसके बच्चे हैं? अमित शाह जी के खुद के बेटे का नाम क्या है? बीसीसीआई में चेयर कर रहे हैं। पंकज शाह खुद सत्ता में है। और क्या क्या नाम गिरा, दर्जनों नाम गिरा दूंगा। और रही बात अमित शाह जी, देखिए अमित शाह जी जबलपुर, कहने का मतलब कि भाई आपके यहाँ प्रधानमंत्री एक ही परिवार से दावेदार होगा? कितने प्रधानमंत्री हुए हैं? आप सीधे आ जाइए। अगर वो परिवार का नाम ले रहे हैं तो आप बताइए, अगर दो के अलावा तीसरा नाम बता दीजिए। बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, तीसरा नाम बताइए गांधी परिवार से है तो। गांधी परिवार पर परिवारवाद का आरोप आप लगाते हैं, 2 नाम, तीसरा नाम गिना दें करें। लालू के बेटे तेजस्विनी, स्टालिन के बेटे स्टालिन, कितने ऐसे नाम गिनाए भाई साहब। एक पीढ़ी चली आ रही है। इसके अलावा अगर कांग्रेस ने किसी को प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष बनाया हो तो बताइए आप जरा। अभी खड़गे वो जो उनको बनाते हैं, जो उनकी सुनते हैं, उसके अलावा आज अगर उनने मतलब किसी को नहीं बनाया वैसा। ऐसे बहुत सारे परिवार जिसका इंडी गठबंधन बना है, और आप सब वो इंडी गठबंधन से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाया हुआ है, और सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो भ्रष्टाचारी का गठबंधन है। चल ठीक है। मैं जी मनीष शर्मा जी, थोड़ा सा ये जरूर समझाइएगा कि भाई ठीक है, जो गठबंधन बने हैं, कांग्रेस हो या एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, परिवारवादी पार्टियां तो हैं उसमें। देखिए, अगर इतिहास में नजर डालें सारी पार्टियों के, तो आपको सब में मिलेगा कहीं ना कहीं परिवारवाद हुआ है। आजकल कोई भी पार्टी ऐसी नहीं बची है जिसमें परिवारवाद न चल रहा हो, भले ही वो दूर के रिश्तेदारों को ला रहे हो नजदीक के। लेकिन मैं आपसे एक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करना चाहूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी चीज है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। मतलब कितने दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार एक ऐसी चीज लेकर आई जिसको संवैधानिक घोषित नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवैधानिक, और पूरे दुनिया में बदनामी हुई है कहीं न कहीं ये लेकर कि सरकार भी असंवैधानिक काम कर रही है। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में। लेकिन कम से कम अब सामने तो आ सका जो कुछ भी है। देखिए, ये एक्सक्यूज है। अगर ऐसे ही था तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मौके दिए थे, तब सामने आके क्यों नहीं बताया? खुलेआम बताना चाहिए था कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये चीज है, हम लेकर आए। क्यों नहीं बार क्यों रोकने की कोशिश की? चुनाव के बाद समय देने की मांग क्यों की गई? और एक बात ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास। जयंत वर्मा जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। जयंत, थोड़ा सा ये जरूर समझाइएगा कि भाई परिवारों की बात हो रही कि भाई जो गठबंधन है उसमें जितनी ज्यादा पार्टियां हैं वो सारी किसी न किसी परिवार आधारित हैं। देखिए,
देखिए, जो परिवारवाद की बात कहते हैं, आ रहा हूं आपके पास जी, जहां नॉमिनेशन हो रहा है तो वहां तो बात अलग है कि आपने किसी को फेवर किया, पर जब जनता की अदालत में जाके और चुनाव से वोट लेके जब जीतते हैं, जैसे राजीव गांधी आए थे तो उनको तो जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा सीटें मिली थी उनके समर्थन में। तो यदि लोकतांत्रिक तरीके से कोई आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये परिवारवाद का ये बात कहना थोड़ा गलत है, क्योंकि जनता चुनती है। जी जी, ये बड़ी बात कही है, जनता चुनती है, परिवारवाद पर कहना थोड़ा गलत होगा। जी 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 जी, मैं आ रहा हूँ जी। मैं 3 विषयों पर बात करूंगा। पहला ये तो ये भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि 28 साल का जो इनका राज था वो हिल चुका है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी एक ऐसा चेहरा चमक चुका है जबलपुर में कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। उसने समय रहते हार मान ली है और ये संकेत दे दिए हैं कि निश्चित तौर पर दिनेश यादव जी एक नया चेहरा होकर उभरेंगे और संस्कार दानी का इतिहास बदलेंगे। दूसरी इनने रोजगार की बात करी, मुद्दे क्या, किस आधार पर आपको लगता है जीत रहे? उसका कारण है यहाँ होती है मोदी गारंटी की बात होती है, परंतु वो काला धन कहाँ है? 2 करोड़ लोगों को नौकरी कहाँ है? और 2 करोड़ लोगों को नौकरी कहाँ है? और 15-15 लाख अकाउंट में कहाँ है? ये मोदी गारंटी क्या है? 2 मिनट, बहुत अच्छी बात है। जब 2014 में जो षड्यंत्र रचा गया रहा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखाकर, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे तो आज आप ही हैं केजरीवाल के साथ आप ही। आ रहा हूँ आपके पास जी। देखिए, सबसे पहले एक गारंटी मैं लेना चाहूंगा कि कांग्रेसी बौखलाएंगे नहीं, है ना। अब बात करते हैं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने नॉमिनेट किया किसको? जवाहरलाल नेहरू ने किसका प्रोजेक्शन कराया? अच्छा, ये नेहरू परिवार कैसे गांधी परिवार बन गया ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। उन्होंने प्रोजेक्शन कराया इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी के बाद में प्रोजेक्शन हुआ राजीव गांधी का, राजीव गांधी के बाद प्रोजेक्शन हुआ सोनिया गांधी का, सोनिया गांधी ने राहुल गांधी का प्रोजेक्शन कराया, प्रियंका वाड्रा, रावण वाड्रा। ये देखिए परिवारवाद इसको कहते हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई है, बौखलाने नहीं भाइयों, उत्तर सुन लो, बौखला नहीं। अब बात करते हैं जबलपुर की। ये कह रहे थे जबलपुर को क्या मिला? जबलपुर में इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। इस जबलपुर में देश के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिंग रोड बन रही है। इस जबलपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे स्टेशन है। सारी आपने बातें बता दी, यहाँ भी हम जाएंगे जी। जबलपुर में एक समय जबलपुर में घर घर बड़ी बनती थी। आपको पता होगा, अगर आप शहर के बारे में जानते, घर घर बड़ी बनती थी। ये मजदूर बना के रखे थे कांग्रेस के ये बकरी वाले। आज उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई। आज सम्मान से जबलपुर शहर का विकास दिख रहा है। अगर घर घर बड़ी बनती थी, आज विकास दिख रहा है आपको। ये बोलते हैं कि क्या किया। महिला शक्ति भी हमारे साथ, नारी शक्ति यहाँ पर। महिलाओं के क्या इशू? मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा वेट करिएगा, चर्चा लंबी होगी, चर्चा अभी लंबी। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ जी। महिलाओं के इशू क्या हैं, देश के इशू क्या हैं? देखिए, महिलाओं के इश्यू जो भी थे वो सब समाप्त हो गए हैं। मोदी जी आए हैं, पूरे सम्मान के साथ महिला जी रही है। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन सामाजिक जो भी काम कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। और उस राज्य में, उस देश में हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये मोदी जी बारंबार आना चाहिए और 400 नहीं 1000 पार आना चाहिए। आपको मैं इनसे केवल एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर ये केंद्र की बात करते हैं तो इन्होंने एनडी गठबंधन क्यों किया? किस कारण से इन्होंने एनडी गठबंधन किया है? सबसे पहले मुझे ये वो कारण बताएं। जी बिल्कुल, एक सवाल उठा है कि आखिर जी चले मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सा लोगों के बीच में जाऊंगा, आऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा लोगों, मैं आ रहा हूँ दादा, प्लीज बैठिएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जी। थोड़ा सा बीच में, थोड़ा सा युवाओं के बीच। जी देखिए, मैं अनुराग ठाकुर जी से और मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार है क्या कलाकार विरोधी है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक ड्रामा डिवीजन हुआ करता था जिसको हम गीत नाटक प्रभाग बोलते हैं, और उस ड्रामा डिवीजन में पूरे देश भर के बहुत सारे कलाकार अपना, आशा करते हैं इनका मुद्दा, इनका इशू जरूर पहुंचेगा। जी इनका इशू जरूर पहुंचेगा। यहाँ से कोई सवाल है?
मेरा एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि अभी जैसे हवाई जहाज की बात कर रही थी, एयरपोर्ट की बात की जा रही थी, तो एक जो कोटा जो है बहुत छोटा शहर है जबलपुर से, लेकिन आज की डेट में वहाँ पर जो एजुकेशन के वजह से वहाँ पर ट्रैफिक है, तो यहाँ पर ना इंडस्ट्री है ना ट्रैफिक ना कुछ ऐसा कोई चीज है कि पहले जबलपुर में तो ऐसा देखिए मैडम ने बोला जैसे कि महिलाओं के लिए कौशल विकास योजना का पैसा ये भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर के पदाधिकारी। मैं देखिए चर्चा लगातार जारी रहेगी, चर्चा जी लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक, फिर लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सब अपनी जगह पर बने रहिए, बहुत जल्द लौटते हैं। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और एक बहुत बड़ा मसला जो लगातार पिछले अगर हम कहें तो 2 दशकों से बना हुआ है, भ्रष्टाचार का मसला। और इस भ्रष्टाचार के मसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उठाते रहे, अरविंद केजरीवाल भी उठाते रहे और अब कांग्रेस भी उठा रही। सवाल यह कि आखिर भ्रष्टाचार का विरोधी है कौन, ये बड़ा सवाल है। जनता के बीच भी जाऊंगा जी, आऊंगा आपके पास। भ्रष्टाचार का एक मसला है, भ्रष्टाचार पर क्या कहती है जनता, क्या लगता है आम जनता को? आप में से कोई बोलेगा जी? देखिए, शासन जब तक अनुशासन से किया जाए तभी वो शासन कहलाता है, और अभी आप अनुशासनहीनता देख रहे हैं किस प्रकार से हो रही है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि आप यदि भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से होती है और किसने की, ये पूरी दुनिया जानती है। दूसरा, ए से लेकर के जेड तक भ्रष्टाचार हुआ करता था, वो भी आप जानते हैं। लेकिन पिछले 10 साल से दो सरकारों से एक भी भ्रष्टाचार का कोई भी हिंदुस्तान की सरकार के आपने भी बात कर दीजिए। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, आप ये बताइए, जब यूपीए की सरकार थी 4G, कोयला घोटाला, अनेक प्रकार के घोटाले हुए, लेकिन जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, एक भी घोटाला आप बताइए यदि घोटाला हुआ हो। और जहां तक आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, आप जहां तक परिवारवाद की बात कर रहे थे, जिस कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज के द्वारा एएम ह्यूज के द्वारा की गई थी, और गांधी जी ने कहा था कि देश के आजाद होने के बाद यहाँ से क्या बात, जितनी भी बात आ रही है भ्रष्टाचारी, जितनी भ्रष्टाचारी थे सबको आप ले गए। सुनिए, और अभी यह तत्काल की बात करते हैं। देश में जब आपदा आई थी तब कोविड वैक्सीन वालों से मोदी जी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पे 54 करोड़ रुपए चंदा लिया है। भैया गांधी पर 2 मिनट मेरे को सिर्फ 2 मिनट दो आप। मैं एक मिनट दो बातों पर जवाब देना चाहता हूँ। एक भाई ने अभी बोला था नेहरू गांधी परिवार को लेके, तो भैया हम आपको बता देते हैं नेहरू गांधी परिवार कहाँ से आया है। नेहरू गांधी परिवार वो है जिसने इस देश के लिए शहादत दी है। इनके परिवार, इनके खानदान का कहाँ आता पता था? कौन सी नेहरू गांधी परिवार वो जिसने शहादत दी है। आप दूसरा, भ्रष्टाचार को लेके आप बात कर रहे हो। गांधी पर नहीं है देश की आजादी में, आप गांधी नेहरू परिवार का तो देश की आजादी में योगदान है, आरएसएस का क्या? चलिए अब हम जी बैठिए आप, प्लीज बैठ जाइए। अरे साहब बैठिए ना, बैठिए प्लीज बैठिए आप। आराम बैठिए। अरे बैठिए ना यार, बैठिए। आ रहा हूँ, बैठिए ना, बैठिए। अयोध्या जी, बात भ्रष्टाचार की हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई जिन्हें आप कभी भ्रष्टाचारी कहते थे, आज उनके साथ खड़े हैं। आपने निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड की बयान सुनी होगी। क्या कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ये डिनाई करे कि नहीं है? दूसरी बात, अजीत पवार 70,000 करोड़ भाजपा की वॉशिंग मशीन में, रेड्डी 35,000 करोड़ भाजपा की वॉशिंग मशीन में, हेमंत शर्मा विश्वा जटिल भ्रष्टाचारी भाजपा की वॉशिंग मशीन में। आप मुझे बताइए, ये 2G की बात कर रहे, ये कोल स्कैम की बात कर रहे, एक भी आज तक उसमें अपराधी घोषित। ठीक है
जी राजेश मिश्रा जी, बहुत स्पष्ट आरोप है कि भाई सारे भ्रष्टाचारियों को तो आप ले गए अपने साथ। किसी भ्रष्टाचारियों को साथ में नहीं देखा है, वो उनकी व्यक्तिगत मौके की नजाकत है। और एक भी भ्रष्टाचार अगर कांग्रेस सत्यापित कर दे इस 10 वर्ष के अंदर मोदी जी के, मैं भारतीय जनता पार्टी त्याग दूंगा। एक भी भ्रष्टाचार सत्यापित कर दे तो मैं भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दूंगा, एक भी। अयोध्या जी, एक समय हम केजरीवाल का, आप लोग क्या, एक समय आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अपोजिट थी, आज साथ में नजर आ रहे हैं, सारे एक मंच पर नजर आ रहे हैं। देखिए, जब जब देश की जनता के आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी, जब जब अंतिम पंक्ति का आदमी हाशिए पे रखा जाएगा, जब जब अत्याचार हावी होगा, तो संगठन तो हम बनाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र हमारी रगों में बसता है। लोकतंत्र की आत्मा हमारे जहन में हर पल सांस लेती है। ये इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने अराजक हो चुके हैं कि ये जनता को आप मणिपुर में इतने समय से अत्याचार हो रहे, लद्दाख में अत्याचार हो रहा, इनके जहन में जरा सा भी आत्मा के अंदर कचोट नहीं रही कि जाके देख लें। और रही बात, एक बात और, ये बात कर रहे हैं, एक सवाल आया है, अयोध्या कब जाएंगे आप? हम खुद अयोध्या हैं, सरयू नदी के तट पे बसे हुए, हमारे पास आए जिनको आना है। ये अयोध्या पे और भगवान राम पे राजनीति। एक बात और, जयंत वर्मा जी, बात और आखिरी बात, ये बात कर रहे हैं मोदी की गारंटी, ये बात कर रहे हैं मोदी साहब की गारंटी की, जो अपने परिवार के दाम्पत्य जीवन की गारंटी नहीं ले सका, वो 140 व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। जयंत वर्मा जी, ये क्या थोड़ा अटपटा नहीं लगता, जब कहीं एक दूसरे को आप गाली देते थे, भ्रष्टाचारी बताते थे, आज उसके लिए जेल से बाहर बुलाने के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, जो अभी अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, भारत के इतिहास में या दुनिया के किसी भी देश के इतिहास में एक किसी के ओरल एविडेंस पे, जिसका कि कोई ट्रेल आज तक नहीं, मनी ट्रेल नहीं मिला है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, एक आदमी के केरल ओरल एविडेंस पे मुख्यमंत्री को आप जेल में रखोगे, ये भारत के लोकतंत्र में बड़ी भारी एक मतलब, ये अभी तक कोई प्रूव नहीं हुए हैं। जो हर जगह ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जेल में है, भ्रष्टाचारी जब तक कोर्ट से सिद्ध नहीं होगा आप उसको भ्रष्टाचारी नहीं कर सकते। ये बड़ी बात आपने कही, भाई बड़ा सीधी स्पष्ट लाइन है, भाई सारे भ्रष्टाचारी आप अपने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पे आज बात कैसे कर रहे हैं? मोदी जी के कान 16,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिकल बॉन्ड मोदी जी लेके आए, 5,800 करोड़ हमको मिला, 1200 करोड़ उनको मिला, हमारी बैलेंस शीट पे भी दिख रहा है, देने वाले की बैलेंस शीट पे ये बात कर रहा है, 70 साल से करा, अब ये बोले चंदा नहीं ले रहा। भ्रष्टाचार की एक छोटी सी मिसाल, एक मिनट भ्रष्टाचार की सीधी बात, अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी नेशनल हेरिटेज के मुद्दे पे खुद ही जमानत पे है, इनके मुखिया। एक बात, और दूसरी बात, अगर ये करते हैं भ्रष्टाचार की, तो इनके जितने लोग हैं कोई ना कोई किसी न किसी भ्रष्टाचार में, इवन बोफोर्स तोप का विषय आज भी नहीं संभला इनका, वो भी इन्हीं का भ्रष्टाचार था। तो भ्रष्टाचार और एक दूसरे को भर भर के गालियां देने वाले निजी लाभों के लिए अलायंस बना के खड़े हैं, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक युवा अपनी जीके की किताब में पढ़ता था कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 पैसे भेजते हैं तो केवल 15 पैसे बचता है, बाकी 50। और अब मैं बताता हूँ, जब मोदी जी ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसका मतलब क्या था कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया तो सीधे नहीं, कांग्रेसी कहते हैं, अयोध्या जी कह रहे हैं, जब देश की बात होगी तो हमें इकट्ठा होना होगा, हम होंगे इकट्ठे। यही देश की बात पे इकट्ठे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी जाके देश की बदनामी विदेशों में करके आते हैं, वैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जबलपुर की बदनामी कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया है? आज से 1980 में आवास योजना, ये इंदिरा आवास लेके आए, कितनों को आवास योजना दिया इनने? मोदी जी ने 1,20,000 से ऊपर आवास योजना दिया, शौचालय बनवाए। ये क्या बात करते? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो एक युवा पीछे कुछ कहना चाहता। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि भोजशाला जो धार में आपका क्या स्टैंड है? जो हमारे विवेक तनखा जी हैं, वो आज भोजशाला में मंदिर के विरोध में खड़े हुए हैं, और सनातन का अपमान करने वाली पार्टी, जिन्होंने 70 साल से हिंदुओं को नीचा दिखाने का कार्य किया है, राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराया है। बैठिए ना, बैठिए, अरे बैठिए ना, बैठिए।
बैठिए, अरे बैठिए यार, हम लोग जा रहे हैं। बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो यार, बैठो 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 दादा बैठो, आपके पास आए नहीं, आपसे बात नहीं की। घोटालों की बात हो रही है, इतने घोटाले, ललित मोदी घोटाला, ठीक है, नीरव मोदी घोटाला, नोटबंदी घोटाला, और अभी इतना बड़ा इलेक्ट्रॉल वाला घोटाला, एक के बाद एक घोटाले किए जा रहे हैं। महिलाओं की बात क्यों नहीं उठा रहे हैं ये लोग? क्यों महिलाओं की बात बीजेपी नहीं उठाती है? क्यों नहीं बात करते महिलाओं के बारे में ये लोग? सबसे बड़ा मुद्दा देश का होता है शिक्षा, और शिक्षा के ऊपर जिस प्रकार से इनका घोटाला किया जा रहा है, सबसे पहले मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि कबीरा तेरी दुनिया में ऐसी देखी रीत कि अनपढ़ डोगी राज करे और शिक्षित मांगे भी। ये कभी शिक्षा बैठिए ना, बैठ जाइए, अरे साहब बैठिए ना, अरे चर्चा क्यों खड़ा? अरे साहब बैठिए, आप बैठिए तब बात करूंगा, बैठिए प्लीज बैठिए। एक आवाज वहां से आई है, सुनिए, जनता के बीच का सवाल है। एक आवाज आई है कि भाई राम मंदिर के विरोधी क्यों हो गए आप? भैया आज हम, अरे देखो, मैं आज देश का सबसे राम मंदिर उद्घाटन, राम मंदिर भैया राम मंदिर के उद्घाटन में तो अमित शाह भी गए। सबसे देश का आज आपको बता दे रहे हैं, जो हमारे प्रत्याशी है दिनेश यादव जी, या पूछ लें, सालों से परंपरा चली आ रही रामलीला की समिति की, जिनकी यात्रा निकलती है। अब बैठिए साहब, बैठिए। अरे भाई साहब समय। अयोध्या जी, भाई राम मंदिर के विरोध में आपके वकील कोर्ट में खड़े थे। भगवान राम हमारी आस्था का विषय है, भगवान राम हमारी श्रद्धा का विषय है, भगवान राम इनके लिए राजनीति का विषय है। ये भगवान राम को आप पूरा राम सेतु को काल्पनिक बता, ये भगवान राम को राजनीति में लेकर आते हैं ताकि भावनाओं से खेला जा सके। हम भगवान राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, आस्था व्यक्त करते हैं, हमारा उन पे अटूट आस्था है। हम इनके जैसे राजनीति में उसका उपयोग नहीं करते। जी भाई, राम मंदिर पर क्या बपौती हो गई क्या बीजेपी? आखिरी 500 साल से श्री राम भगवान के मंदिर के लिए लड़ाई चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था राम मंदिर। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर है, और हमने एजेंडा लेके चला था, और कितनी लड़ाई लड़ी। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पूरे देश के अंदर इसकी रथ यात्रा करी। हमारा राजनीतिक हमने पक्ष रखा है, और देश की जनता राम मंदिर जा रही है। बिल्कुल, चलिए तो आज महाकौशल की इस धरती से हमने बहुत सारे मसलों पर बात की, जनता के साथ चर्चा की, और आज के चुनाव एक्सप्रेस में इतना ही। अगली चुनाव एक्सप्रेस में हम मिलेंगे छिंदवाड़ा से, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद, नमस्कार।